जोहार दोस्तों, कौटिल्य पाठशाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच झारखंड नहीं खोरठा का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हूं। दोस्तों, आज के सेशन में कुल 40 प्रश्न हैं और यह 40 प्रश्न संपूर्ण व्याकरण से है। दोस्तों, ध्यान देंगे, जैसा कि आपके सिलेबस में चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो महिला सुपरवाइजर हो या फिर सहायक आचार्य हो, 6 to 8 तीनों का सिलेबस बिल्कुल कॉमन है। दोस्तों, अगर इसके अलावे बोले तो जितने भी झारखंड में एग्जामिनेशन हुए हैं या होंगे उन सभी के लिए व्याकरण तो पढ़ना ही पढ़ना है। दोस्तों, इसी को देखते हुए मैंने सोचा कि 1-2 वीडियो सिर्फ व्याकरण को लेकर के बनाऊं। उसी को देखते हुए आज संपूर्ण व्याकरण से 40 प्रश्न लेकर के आप सबों के बीच उपस्थित हो। दोस्तों, और यह 40 प्रश्न संज्ञा, सर्वनाम, कारक, लिंग, वचन, समास सारे टॉपिक से है। दोस्तों, इसलिए आज के सेशन में आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे। आज का सेशन काफ़ी मज़ेदार होने वाला है दोस्तों, और काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेंगे आपको। चलिए बिना देर किए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके बीच ये रहा, पूछा जा रहा है कि रचना के आधारे, किसके आधारे? तो ध्यान देंगे, रचना के आधारे संज्ञा कै गो भेद हवे है। संज्ञाक मतलब संज्ञा के, है ना, कै गो भेद हवे है। ध्यान देंगे दोस्तों, तुरंत आप 5 मार करके नहीं आगे बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो पूछा गया है वह रचना के आधार पर पूछा गया है। तो ध्यान देंगे, अगर संज्ञा की बात करें, संज्ञा को हम लोग संज्ञा लिखते हैं, तो संज्ञा का जो है वह अगर वर्गीकरण की बात करें, भेद की बात करें, तो ध्यान देंगे एक अर्थ के आधार पर, यानी अर्थ के आधारे और एक उत्पत्ति के आधारे, उत्पत्ति के आधारे, ये 2 आधार पर वर्गीकरण किया गया है। दोस्तों, अब बोलेंगे अर्थ के आधारे वर्गीकरण कौन? तो ध्यान देंगे उस व्यक्ति का नाम है, वह है डॉक्टर ए.के. झा जी। ए.के. झा जी, ए.के. झा जी का क्या मानना था? तो कहा जाता है डॉक्टर ए.के. झा जी आपन किताबें, कौन किताब? तो आपन किताबें खोरठा सहित सदानिक व्याकरण में संज्ञा के हिंदीय रकम 5 भेद बतवल हथिन। कितना भेद? 5 भेद। दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, डॉक्टर ए.के. झा जी आपका हिंदीय रकम संज्ञा के 5 भेद बतवल हत। कौन सी पुस्तक में? तो उस पुस्तक का नाम है खोरठा सहित, खोरठा सहित सदानिक व्याकरण। इस पुस्तक का भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों, इस पुस्तक का नाम खोरठा सहित सदानिक व्याकरण। इसी में डॉक्टर ए.के. झा जी संज्ञा 5 भेद बतवल हत। किस आधारे? तो ध्यान रखेंगे अर्थ के आधारे। तो जब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संज्ञा के कै गो भेद, कुछ नहीं बोला, ना तो अर्थ बोला ना तो उत्पत्ति बोले, तब तो ध्यान देना दोस्तों, आंसर 5 हो जाएगा। और अगर बोल दे अर्थ के आधारे संज्ञा के कै गो भेद, तब भी आपका 5 हो जाएगा। लेकिन अगर बोल दे उत्पत्ति के आधारे, किस चीज के आधारे? उत्पत्ति के आधारे, या बोल सकता है आपका बनावट के आधारे, या बोल सकता है आपका रचना के आधारे। बा मतलब या होता है खोरठा में दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, या उत्पत्ति बोले, बा बनावट बोले, बा रचना बोले, तो तीनों के आधारे जो संज्ञा के भेद है वह संज्ञा के भेद कितने हैं? तो ध्यान देंगे संज्ञा का जो भेद है वह आपका 3 है। दोस्तों, कितना है? 3 है। और वह 3 कौन है? तो ध्यान देंगे वह जो आपका 3 है वह है आपका फर्स्ट रूढ़। फर्स्ट कौन है? रूढ़। सेकेंड जो है वह आपका यौगिक, और थर्ड जो है वह आपका है जोगरूढ़, है ना। तो ध्यान देंगे दोस्तों, अगर रचना के आधार पर संज्ञा का भेद पूछा जाए तो आपका रूढ़, यौगिक और जोगरूढ़। अब ये 3 वर्गीकरण, ये तो 5 बता दिए डॉक्टर ए.के. झा जी अपनी पुस्तक खोरठा सहित सदानिक व्याकरण में बोले, बताए। तो बताइए ये 3 वर्गीकरण कौन बताए? तो ध्यान देंगे उस व्यक्ति का नाम है,
उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों डॉक्टर BN ओहदार, है ना। कौन है? तो ध्यान रखेंगे डॉक्टर BN ओहदार। इसी व्यक्ति डॉक्टर BN ओहदार ने संज्ञक दो रक में वर्गीकरण करल हत, एक अर्थ के आधारे और एक उत्पत्ति के आधारे। लेकिन BN ओहदार अर्थ के आधारे संज्ञक पांचे भेद बतवल हत, मकीन उत्पत्ति के आधारे संज्ञक 3 भेद बतवल है, और वह 3 भेद रूढ़, यौगिक और जोगरूढ़ है दोस्तों। तो ध्यान देंगे यहाँ पर संज्ञा का जो भेद पूछा गया है वह रचना के आधारे, इसलिए जो आपका आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर C दोस्तों, 5 नहीं 3। अब ये BN ओहदार जो हैं वो ये जो संज्ञा के 3 भेद बताए हैं वह कौन सी पुस्तक में बताए हैं? तो पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है खोरठा भाषा, है ना, खोरठा भाषा और साहित्य, खोरठा भाषा और साहित्य, उद्भव एवं विकास, है ना। इस पुस्तक में ध्यान देंगे, इस पुस्तक में ये आपका हमेशा ब्रैकेट में पुस्तक का नाम लिखा हुआ है दोस्तों। मैंने हिंदी में इसलिए लिखा क्योंकि पुस्तक का नाम है खोरठा भाषा और साहित्य, उद्भव एवं विकास। इस पुस्तक में डॉक्टर BN ओहदार उत्पत्ति के आधारित संज्ञक 3 भेद बतवल हत, है ना। चलिए, तो यहाँ से कई क्वेश्चन बना। संज्ञक अर्थ के आधारे भेद 5, संज्ञक ऐसी पूछे भेद 5, उत्पत्ति के आधारे बोले 3, आपका अर्थ के आधारे संज्ञक 5 भेद कौन बतवल है? AK झा जी। कौन पुस्तक में बतवल है? खोरठा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण में, है ना। अगर उत्पत्ति के आधारे संज्ञक 3 भेद कौन बतवल है? डॉक्टर BN ओहदार। कौन पुस्तक में? तो खोरठा भाषा और साहित्य, उद्भव एवं विकास में, है ना। ये सारा फैक्ट्स को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन, है ना। कौन सा व्यंजन की बात कर रहा है? अंतस्थ व्यंजन व के अवजी खोरठा भाषाएं की प्रयोग करल जाए। आपको पता होगा कि अंतस्थ व्यंजन में अंतर्य, र, ल, व ये सभी आ जाता है दोस्तों। लेकिन इसमें से सिर्फ आपके किसके बारे में पूछा जा रहा है? वह पूछा जा रहा है व के बारे में, कि व के अवजी खोरठा भाषाएं की प्रयोग करल जाए। तो ध्यान दें, फर्स्ट ऑप्शन दिया है वह है क्या ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या उ के रूप में प्रयोग किया जाता है, अ के रूप में प्रयोग किया जाता है, कि सोब यानी सभी का प्रयोग किया जाता है, सभी के रूप में। तो बताया दोस्तों इसका आंसर क्या। अब यहाँ भी थोड़ा ध्यान देना है। जनरली तो व के बदले में ब का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, लेकिन कहूँ कहूँ उ और या का भी प्रयोग व के बदले होता है। जैसे अगर हम बात करें हिंदी, आपका उर्दू फारसी में, है ना, तो ध्यान रखेंगे अगर उर्दू फारसी जो शब्द है उसमें हम लोग जैसे अगर बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं वकील, है ना। तो वकील को जो है वह वकील भी बोला जाता है और वकील भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि आपका उ भी प्रयोग हुआ और आपका ओ भी प्रयोग हुआ, नहीं अ भी प्रयोग हुआ। तो जनरली तो आप जैसे अगर बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं वन, तो हम लोग बोल देते हैं वन का बोलते हैं बोन, है ना। तो ये आपका व के बदले में ब प्रयोग हुआ, तो ब तो प्रयोग होता ही है। बोलते हैं वर बाबू, तो बोल देते हैं बर बाबू, है ना। तो व का ब का व जो है वह व के बदले में ब का प्रयोग तो होता है, लेकिन कहूँ कहूँ उर्दू फारसी शब्द में आपका ध्यान रखेंगे उ और ओ या ये दोनों प्रयोग होता है। इसलिए आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वह होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, है ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी। अब जल्दी में व के बदले में ब टिक करके निकल जाएंगे तो गलत हो जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो कहाँ पर देख लिए, आप बोलते हैं वजन, है ना, तो वजन को आप क्या लिखते हैं? ओजन। नहीं, तो ये सारा चीज आप लिखते हैं वजह, तो वजह को लिखते हैं ओजह। तो ये देखिए यह का भी प्रयोग हो रहा है और यहाँ पर ऊ का भी प्रयोग हुआ, यहाँ पर मेरा ब का भी प्रयोग हुआ ना। चलिए, इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहता है कि ह, है ना, कौन सा बोला अक्षर के बारे में? ह।
कैसन साड़ा ह कई, है ना। क्या ये ह महाप्राण है, क्या ये अल्पप्राण है, क्या ये घोष है, या फिर ये और सी है दोस्तों, दोनों हैं। चलिए कमेंट करके आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। ध्यान दें, अभी तो मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूं, तब भी जब अगर कमेंट की बात होता है तो आप कर सकते हैं जब भी आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हर कमेंट को मैं देखता हूं। अभी मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द आपको जो भी आप कमेंट करेंगे उसका भी रिप्लाई मैं देने का कोशिश करूंगा दोस्तों। इसलिए आप सभी, और एक चीज़ और बता दें, अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तब भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे दोस्तों, उसका मैं पुनः देख करके उसको हम अगले दिन आपको इसका सही आंसर क्या होगा वो बता सकूं। इसलिए अगर कहीं, लेकिन मेरा पूरा कोशिश है कि गलत आंसर आपके बीच ना जाए, है ना, ये जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं एक, सबसे पहले अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष। यहां से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर हम जैसे क वर्ग, प वर्ग, च वर्ग की बात करें, अगर हम क वर्ग की बात करते हैं तो क वर्ग में अगर हम लिखते हैं क, ख, ग, घ, अंगा, है ना, तो ध्यान देंगे यहाँ पे जो आपका फर्स्ट, आपका थर्ड और आपका फिफ्थ, है ना, ये जो आपका चाहे वो क वर्ग की बात करें या च वर्ग की बात करें या ट, त, प किसी भी वर्ग की बात करें, तो ध्यान रखेंगे इस वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, है ना, यानी हम कह सकते हैं 1, 3 और 5, ये कौन सा हो जाता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ये अल्पप्राण है। कौन सा है? अल्पप्राण है। और अगर यही दूसरा और चौथा की बात किया जाए, यानी 2 नंबर और 4 नंबर, तो ध्यान रखेंगे ये जो हो जाता है वह महाप्राण हो जाता है दोस्तों। तो एक तो आपका अल्पप्राण और महाप्राण समझ में आ गया होगा कि सभी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर अल्पप्राण और दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण दोस्तों। लेकिन अगर इसी में बात करें, अगर हम मान लेते क वर्ग में ही बात करें, और अगर हम लोग जैसे लिख रहे क, ख, ग, घ, अंगा, है ना, अगर यहाँ पर बात करें कि नहीं घोष या अघोष का, तब क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर अघोष की बात किया जाए तो 1 और 2, है ना, ये आपका जो होगा अक्षर, ये आपका अघोष हो जाएगा। और अगर यदि आपका 3, 4 और 5वें नंबर पर जो अक्षर है, कौन कौन, 3, 4 और 5, तो ये जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाता है आपका घोष वर्ण, है ना। तो घोष वर्ण, अघोष वर्ण, अल्पप्राण और महाप्राण आपको आद हो गया होगा। आद थोड़ा इस तरीके से करें दोस्तों, देखिए जरा ध्यान देंगे, यहाँ य से अल्पप्राण है और यहाँ य से अघोष है ना। तो अल्पप्राण भी जो है वह फर्स्ट अक्षर क से शुरू हो रहा है और अघोष भी आपका फर्स्ट से शुरू हो रहा है। तो यहाँ से आप पकड़ सकते हैं, यहाँ से तो क्लियर है कि ना तो महाप्राण फर्स्ट से आएगा ना तो घोष फर्स्ट से आएगा। कहाँ से पकड़ेंगे? य से। य में दोनों में, य में अल्पप्राण और अघोष में क से शुरू हो रहा है। अब अल्पप्राण में एक छोड़कर एक है और अघोष में पहला और दूसरा ही है दोस्तों। तो उसके बाद जो बच जाएगा इसमें आपका घोष हो जाएगा। 1, 3, 5 छोड़कर इसमें जो बच जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। एक तो ये ध्यान देंगे, इसके साथ साथ ये तो समझ गए महाप्राण अल्पप्राण कि महाप्राण दूसरा और चौथा अक्षर होता है। अब महाप्राण में और ध्यान रखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो आप देखते हैं उष्म व्यंजन, है ना, कौन सा व्यंजन की मैं बात कर रहा हूँ? उष्म व्यंजन। तो ये जो आपका उष्म व्यंजन है वह कौन सा? तो तीनों सा और ह, ये तालब सा और आपका मूर्धन सा और आपका दन सा और एक ह, ये जो तीनों है वह आपका किसके अंतर्गत आ जाता है? तो वो आपका महाप्राण के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। किसके अंतर्गत? आपका ये महाप्राण के अंतर्गत। और फिर अगर ये तीनों सा और ह अगर घोष या घोष में बात करें तब वो कहाँ होता है? थोड़ा ये भी ध्यान रखेंगे। तो जो ये तीनों सा होता है वह किस में आ जाता है? तो वो आपका या घोष में आ जाता है। ये मूर्धन सा, दन सा, एक मूर्धन सा, दन सा और तालब सा, ये तीनों जो है
वह किस में आता है? वो आपका अघोष में आता है, लेकिन ह जो है वह आपका घोष में आ जाता है दोस्तों। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, ये अक्षर तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक उष्म व्यंजन को दिमाग में रख लीजिए। तो उष्म व्यंजन में तीनों स और ह महाप्राण में, और यहाँ किस में? तीनों स तो अघोष में, लेकिन ह आपका घोष में, है ना। ये ध्यान। अब इसके बाद और भी है, जैसे अंतस्थ व्यंजन है, अंतर्य लवा किस में आता है, और भी है स्वर वर्ण किस में आता है। हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लाएंगे उस तरह क्वेश्चन के, और जो बचा वो क्लियर हो जाए, लेकिन यहाँ तक आपको समझ में आ जाने चाहिए दोस्तों। अब देखिए ह कैसन साड़ा ह के बताइए, ह महाप्राण है या नहीं है? तो देखिए यहाँ तीनों सर ह महाप्राण तो है। क्या अल्पप्राण है? ना। क्या घोष है? देखिए तीनों सा तो आपका अघोष में है, लेकिन घोष में तो ह है। तो इस तरह से जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ और आ, तो ये अ और आ उच्चारण कौन अंग से हो है ना। यानी अ और आ का जो हम लोग उच्चारण करते हैं वो कहाँ से करते हैं? क्या कंठ से करते हैं? क्या उससे ऊपर तालु से करते हैं? क्या उससे ऊपर मूर्धा से करते हैं? क्या दंत से करते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, लेकिन किसके बारे में? अ और आ के बारे में। देखिए तालु है, दंत है, ओठ है और कंठ है, ये पूछा जा रहा है। तो आप बताइए क्या होगा? आप खुद उच्चारण कर लीजिए। अ आ कंठ से हो रहा है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी आपका कंठ से, है ना। नेक्स्ट कहता है सख्त, क्या दिया? एक शब्द है सख्त, शब्द से बनल सकत शब्दे कौन साड़ा परिवर्तन भेल है ना। अब देखिए यहाँ जो दिया है वह कहता है सख्त से क्या परिवर्तन हो गया है? वह आपका सकत हो गया है दोस्तों। जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे ख है ना, ये ख है आपका हा आधा, यार यहाँ जो है क हो गया, यानी ये जो ख बदल गया वह किस में बदल गया? क में बदल गया। तो ध्यान देंगे, एक हम लोग पढ़े हैं यहाँ ऑप्शन जो दिया है अल्पप्राणीकरण कि महाप्राणीकरण कि घोषीकरण कि अघोषीकरण। तो चलिए हम लोग समझते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे कि आपका अगर हम लोग लिख रहे थे कि क ख ग घ अंगा, तो यहाँ हमने क्या बोला कि 1, 3 और 5 ये है आपका अल्पप्राण। क्या है? ये है दोस्तों अल्पप्राण। और दूसरा और चौथा जो है ये है आपका महाप्राण। क्या है? तो ये है आपका महाप्राण, है ना। तो जरा ध्यान दें अब अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। तो देखिए किससे किस में, अगर अल्पप्राण से महाप्राण में अगर अक्षर परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं महाप्राणीकरण, और अगर महाप्राण से अल्पप्राण में अगर परिवर्तन होगा तो वह कहलाएगा अल्पप्राणीकरण, है ना। तो बताइए यहाँ महाप्राण से अल्पप्राण में परिवर्तन हुआ है कि अल्पप्राण से महाप्राण में परिवर्तन हुआ है? तो जरा ध्यान दे, ख तो दूसरे नंबर में है और ख मेरा है महाप्राण। क्या है? महाप्राण, है ना। अब महाप्राण से किस में परिवर्तन हुआ है? क में। क है मेरा अल्पप्राण। क्या है? तो अल्पप्राण है। तो अगर महाप्राण से अल्पप्राण में अगर बदले तो वो क्या कहलाएगा? जिसमें बदलेगा वही कहलाता है, यानी हो जाएगा अल्पप्राणीकरण, है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे अल्पप्राणीकरण, है ना। ये तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वह क्या होगा? तो यहाँ पे सकत से सकत यानी ख महाप्राण और क आपका अल्पप्राण। तो महाप्राण से अल्पप्राण में बदलने का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्पप्राणीकरण। क्या बोलते हैं? अल्पप्राणीकरण। यानी जो आपका आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट कहता है विसर्ग साड़ा। कौन सी साड़ा? विसर्ग साड़ा के खोरठा प्रयोग के बारे सही उत्तर छाटा।
लेकिन ध्यान दे किसके बारे में बोल रहा है, वह विसर्ग साड़ा के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन है, क्या विसर्ग साड़ा का प्रयोग होता है, हवो है कि प्रयोग ना हवो है कि कखनो कखनो हवो है कि हर रूपे हवो है। तो ध्यान देंगे विसर्ग साड़ा का प्रयोग हमारे खोरठा में नहीं होता है दोस्तों। यानी आंसर हो जाएगा कि विसर्ग साड़ा के प्रयोग खोरठा भाषाएं ना हवे है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कहता है गेजा, है ना, क्या बोला, गेजा के सही अर्थ बतावा, है ना, केकर सही अर्थ पूछल, तो यहाँ गेजा, तो गेजा मने क्या, बेईमान, क्या गंजा, कि छेद करने वाला बोहा का औजार, कि बहुत बोलने वाला। तो ध्यान देंगे दोस्तों, गेजा एक प्रचलित शब्द है। आप देखते होंगे बात बात में आप बोलते होंगे, अगर कोई बेईमानी कर देता है, कोई चीज़ खेल रहा है या कोई चीज़ आपका देखते हैं, जैसे कोई भी चीज़ खेल रहा है और वो अगर बेईमानी कर देता है, बोलता है अरे वो बड़ी गेजा करो, या आज के खेल में वो गेजा कर दो, गेजा माने बेईमानी कर लिया। तो ध्यान रखेंगे गेजा का मतलब जो होगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, बेईमान, है ना, गेजा मने बेईमान। चलिए नेक्स्ट कहता है, एकर में विशेषण ले बनल संज्ञा हके। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बोला, विशेषण ले बनल संज्ञा, यानी विशेषण ले, है ना, यहाँ ले लगा हुआ, ये कारकीय चिन्ह है, यानी कारकीय विभक्ति चिन्ह है। तो ध्यान रखेंगे से और ले, से भी होता है ले भी होता है, यहाँ ले लिया गया है। तो कहता है विशेषण से बनल संज्ञा कौन हके, है ना, क्या वो गिदराली हके, कि मायर हके, कि आपका सुंदरय हके, कि सनसनी हके। तो ध्यान दे, चलिए हम लोग समझते हैं। ध्यान दे, यहाँ पर ये जो शब्द बना है वह किससे बना है, तो गिदराली आपका बना है गीदर से दोस्तों। किससे बना है, गीदर से। और गीदर मेरा क्या है, तो संज्ञा है। और संज्ञा बोले तो कौन संज्ञा है, तो ये जो गीदर है वह मेरा जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी वाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जातिवाचक संज्ञा से ये मेरा, और ये कौन संज्ञा है गिदराली, तो ये जो मेरा है वह भाववाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है, तो ये ध्यान रखेंगे मेरा भाववाचक संज्ञा है। तो हम कह सकते हैं कि विशेषण से बना संज्ञा नहीं है, ये आपका जातिवाचक से यानी संज्ञा से ये भाववाचक संज्ञा बना है दोस्तों। तो क्या ये आंसर सही होगा, तो नहीं होगा, ये आपका गलत है। सेकेंड कहता है मायर जो है वह विशेषण से बनल संज्ञा है। तो ध्यान दे, मायर जो बना है दोस्तों वह मारेक से मायर बना है। और मारेक क्या है, तो ये ध्यान रखेंगे आपका क्रिया है। क्या है, क्रिया। तो क्रिया से आपका मायर, और मायर भी आपका भाववाचक संज्ञा ही है, यानी क्रिया से ये संज्ञा बना है। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट सुंदरय, ये जो सुंदरय बना है वह आपका सुंदर से बना है। और ये जो मेरा सुंदर है वह सुंदर तो जानते ये मेरा क्या है, तो ये मेरा ध्यान दे दोस्तों, ये मेरा क्या है, तो ये मेरा विशेषण है। और ये सुंदर से सुंदरय, और फिर सुंदरय जो है वह भाववाचक संज्ञा है। तो ये सुंदर विशेषण से संज्ञा, और वही पूछा गया था कि विशेषण ले संज्ञा कौन, तो ध्यान रहे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अरे और ये सनसनी जो है, ये तो सनसनी जो है वह क्रिया विशेषण है ना, क्या है। और ये जो सनसनी सनसन से बना है, किससे, सनसन। और सनसन जो है वह आपका क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण है। क्रिया की जो विशेषता बतलाए, है ना, तो क्रिया विशेषण। तो देखिए ये सनसन से सनसनी, यानी ये क्रिया विशेषण से बना हुआ ये भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अजवार भौजिक बेड़ायल चेंगा, है ना, ये सुने होंगे आप कई बार, है ना। अजवार भौजिक बेड़ायल चेंगा, एकर में संज्ञा शब्द छाटा, है ना। क्या छाटना है, संज्ञा शब्द। फर्स्ट है, क्या ये अजवार है वो संज्ञा शब्द है, क्या ये बेड़ायल है ये संज्ञा शब्द है, क्या भौजी और यहाँ कॉमा होगा, क्या भौजी और चेंगा ये संज्ञा शब्द है, कि ये कोना है कोई ना एकर में संज्ञा शब्द।
तो ध्यान दे दोस्तों, यहाँ चेंगा तो स्पष्ट दिख रहा है, ये तो संज्ञा है और ये भी है, इसलिए आंसर जो होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है दूरवर्ती निश्चयवाचक। कौन सा? दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनामिक रूप हके, है ना। जैसा कि आप सबों को पता होगा कि अगर सर्वनाम की बात किया जाए, सर्वनाम के कितना भेद है? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं और ओकर में एक भेद है, वह है आपका ठेकानवाची। कौन सा? ठेकानवाची, या इसी को बोलते हैं हम लोग निश्चयवाची। तो ये निश्चयवाची सर्वनाम है ना। ठेकानवाची क्या बोलते हैं हम लोग? निश्चयवाची सर्वनाम। और ये ठेकानवाची सर्वनाम में ध्यान देंगे, ठेकानवाची सर्वनाम जे शब्द से आपका क्या है? तो निश्चितता का बोध होता हो। तो देखिए यहाँ भी 2 है, एक है आपका ठेकानवाची सर्वनाम, 2 खंधाई बांटल गेल है, या 2 खंधाई के रूप में आप समझ सकते हैं। एक जो है वह दूरवर्ती, एकर में ठेकानवाची सर्वनाम में एक आपका आएगा ई और एक आपका आएगा दोस्तों ऊ। एक आपका जो है वह दूरवर्ती के लिए है और एक जो है दूरवर्ती के लिए, और एक जो है वह निकटवर्ती के लिए है। अब निकटवर्ती के लिए कौन है? दूरवर्ती के लिए कौन है? तो निकटवर्ती के लिए यहाँ पर दोस्तों ई है और दूरवर्ती के लिए ऊ है। ई जैसे बोलते हैं ना, ई हमर खेत लागे, है ना, ई हमर खेत लागे, तो ये नज़दीकता को बता रहा है। किसका खेत है? तो मेरा खेत है। तो ये जो ई शब्द आता है वह नज़दीक के लिए आता है, निकटवर्ती के लिए आता है। लेकिन ऊ तोर घर लागो, तो ये दूरवर्ती की बात करता है। तो ध्यान देंगे, निश्चितता तो है, लेकिन निश्चितता में भी एक नज़दीक और एक दूर की बात होता है। तो नज़दीक में ई आता है और दूर में आपका ऊ आता है। कौन सा सर्वनाम में? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठेकानवाची सर्वनाम में। और अगर यही आपका ई और ऊ पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम आप जानते होंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 खंधाई बांटल गेल है ना। पहिल पुरुष, मध्य पुरुष और ऐन पुरुष। ऐन पुरुष में ई और ऊ आ जाए ना, तो ध्यान रखिएगा ये ई और ऊ एक ऐन पुरुष में और यहाँ पर एक आपका ठेकानवाची सर्वनाम में भी आता है ना। चलिए, तो यहाँ पे जो पूछा गया था कि दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनामिक रूप हके, आप खुद बता सकते हैं। दूरवर्ती की बात किया इसलिए आपका जो ऊ हो गया, अगर नज़दीक की बात करता तो ई हो जाता दोस्तों। चलिए नेक्स्ट कहता है एकर मैधे पुरुषवाचक सर्वनाम हके, यानी ये जो दिया है उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है हाम हामिन, सेकेंड है तोय तोहें तोहिन, फिर है ई ऊ एकिन और ओखिन, ये है दोस्तों। क्या और डी दिया है सभी। तो देखिए आप अगर अभी जैसे मैंने बात कर रहा था कि अगर आप पुरुषवाचक की बात करेंगे तो पुरुषवाचक अगर सर्वनाम की बात करेंगे तो ये 3 खंधाई बांटल गेल हैं। और 3 खंधाई में कौन कौन है? तो फर्स्ट है वह है आपका पहिल पुरुष। कौन है? तो ये आपका है, ध्यान रखेंगे, पहिल पुरुष। सेकेंड जो है वह है आपका मध्य पुरुष। कौन है? मध्य पुरुष। और थर्ड जो है वह है आपका ऐन पुरुष। कौन है? ऐन पुरुष। ये आपका जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 खंधाई बांटल गेल है। फर्स्ट है आपका पुरुषवाचक, सेकेंड मध्य पुरुष और थर्ड जो है वह ऐन पुरुष। अब जो अगर बात करेंगे कि पहिल पुरुष में, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा, वहाँ बोलते हैं मैं, पहिल पुरुष। तुम, है ना, वह है मध्य पुरुष। और वे लोग, ये बोलते हैं ऐन पुरुष। यानी इसी तरीके से यहाँ पे जो हम लोग मैं बोलते हैं खोरठा में, हम ऑब्लिक हम, है ना, यहाँ क्या हो जाता है? हम ऑब्लिक हम। और अगर इसका बहुवचन बनाएंगे
तो हम से हो जाएगा हामीन और हाम से हो जाएगा हामनीन, है ना। फिर यहाँ पे मैथ पुरुष में क्या होगा, तो यहाँ जो होता है दोस्तों तू ऑब्लिक तोय, है ना। ये तो देखिए तू से हो जाएगा, अगर बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा तोहिन या तोहनीन, है ना। ये ध्यान रखेंगे, तोहिन या तोहनीन। और ऐन पुरुष में हो जाएगा, यहाँ हो जाता है ई और वो, ई से हो जाता है एकिन, ऊ से हो जाता है ओखिन। ये बहुवचन की मैं बात कर रहा हूँ, या एकनिन और ओखनिन दोनों बोल सकते हैं। तो बताइए यहाँ पे आपका पहिल पुरुष में हम, यहाँ तू तोय और यहाँ ई वो। अब बताइए ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, ये एक वचन और बहुवचन दोनों दिया है दोस्तों। ये जो मैंने लिखा, ये जो सारा था, ये सभी है एक वचन, और यहाँ से हामीन हमनीन बहुवचन हो जाएगा, तोहिन तोहनीन बहुवचन हो जाएगा, एकिन ओकिन बहुवचन हो जाएगा। तो बताइए ये पहिल पुरुष है कि नहीं है। पहिल पुरुष हम या हामीन, सेकंड तो या तोहें, ये आपका मैथ पुरुष और ये इसका बहुवचन हो गया। ये ई और ऊ, फिर ऐन पुरुष का एक वचन, ऐन पुरुष का एक वचन और ऐन पुरुष का बहुवचन हो जाएगा इखिन और ओखिन। यानी यहाँ पर जो आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी सही है दोस्तों, है ना। समझ पाए होंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से घुमा कर पूछ देता है, कह देगा कि मान ले कि एकिन, है ना, क्या लागे, पुरुषवाचक सर्वनाम के एक वचन, पुरुषवाचक सर्वनाम के बहुवचन, तो क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के बहुवचन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है इकर और एकर के माने हवे। क्या बोला, इकर और एकर के माने की हवे। देखिए दिया है फर्स्ट ऑप्शन में इक। अब इकर माने समझ रहे, इकर बोलते आप रोड में चलते रहती हैं, आप देखते हैं महिलाएं कई बार बोलती है अरे ई कर चल, नहीं तो गाड़ी घोड़ा मार देता, है ना। ई कर चल मतलब अपन साइड में चल, तो ई कर माने का इधर, इधर चल, है ना। ये बता रहे हैं, तो ई कर माने हुआ इधर चाहे इधर, ये सही है दोस्त। और ये ई कर माने का हुआ है तेकर, तो ई ककर लगे ना एकर लगे, है ना। तो एकर माने इसका, तो ये इकर का मतलब होता है इसका, और ये इकर का मतलब होता है इधर, यानी ये भी सही है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा ये और बी सही है। नेक्स्ट है विशेषण ककरा कहल जाए, है ना। विशेषण ककरा कहल जाए, क्या संज्ञक औजी आवे वाला शब्द के विशेषण कहल जाए, तो संज्ञक औजी आवे वाला शब्द के सर्वनाम कहल जाए। की कहल जाए, सर्वनाम कहल जाए दोस्तों। तो ये तो गलत हो गया। क्या संज्ञक भेद बतावे वाला शब्द के विशेषण कहल जाए ना। क्या संज्ञा आर सर्वनाम के विशेषता बतवैया शब्द के विशेषण कहल जाए, तो बिल्कुल सही है। यानी जो आपका सही आंसर होगा वह हो जाएगा ये आपका सी, यानी खोरठा भाषाएं वैसन शब्द जे संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता बतावे है ओकरा की कहल जाए, विशेषण कहल जाए। और खोरठा भाषाएं विशेषण के चार भेद है। कितना भेद, चार भेद हैं दोस्तों। और ये चार भेद कौन बताए हैं, तो वही खोरठा भाषक धुरंधर विद्वान, यानी जेकरा झार पात के उपनाम से जानल जाए, मौसम वैज्ञानिक के नाम से जानल जाए, वही खोरठा विद्वान संज्ञा आपका संज्ञक जे रकम 5 भेद बतवल हलथिन, वही रकम यहाँ पर विशेषण के 4 भेद बतवल हत, है ना। ध्यान रखेंगे। तो विशेषण के कै गो भेद, तो ध्यान रखेंगे 4 गो भेद, है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता खोरठाक लिंग, अच्छा यहाँ पे छूट गया है ना। खोरठाक लिंग निर्धारण होगा, है ना। खोरठाक लिंग निर्धारण कौन आधारे, है ना, कौन आधारे करल जाए, यही होना चाहिए, है ना। छूटा हुआ है खोरठाक लिंग निर्धारण कौन आधारे करल जाए। अब फर्स्ट ऑप्शन है शब्द के आधारे, कि वसुत के आधारे, कि दुयो आधारे चले हैं, कि कोन्हो आधारे ना चले हैं।
तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ लिंग से लिया गया एक क्वेश्चन है ना। तो लिंग का जो पहचान है, लिंग का जो निर्धारण किया गया है, वो शब्द के आधार नहीं, किसके आधार पर? वसुत के आधार पर। तो लिंग का जो निर्धारण है वह यहाँ आंसर जो हो जाएगा वह ये ध्यान रखिएगा, शब्द की वसुत, तो हो जाएगा वसुत के आधारे लिंग का निर्धारण किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यहां भी वही आपका खोरठा लिंग विधान है ना। खोरठा लिंग विधान है, यानी खोरठा में लिंग विधान जो है वह क्या है, किसके क्या है, मतलब काल्पनिक है कि वास्तविक है, कि लिंग विधान नकबे करे कि दुयो है ना। तो ध्यान रखेंगे, खोरठा में जो लिंग विधान है वो बताइए क्या है, काल्पनिक है कि वास्तविक है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ वास्तविक है। तो दो चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि खोरठा में लिंग का जो निर्धारण किया गया है वह किसके आधार पर किया गया है, वस्तु के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर? वस्तु के आधार पर। और जो खोरठा में जो लिंग विधान है वह काल्पनिक नहीं है, वो क्या है, वास्तविक है। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट कहता है कड्रू के स्त्रीलिंग हवे, हाँ हवे है, यहाँ कुछ छोटा मिस्टेक है कि कड्रू के स्त्रीलिंग हवे है। इसका क्या होगा, क्या वो काड़ी होगा, क्या वो संढारू होगा, कि कड्राइन होगा, कि ये और भी दोनों होगा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका जो आपका सही आंसर होगा वह आपका कड्रू का काड़ी भी होता है, आपका संढारू भी होता है। इसलिए यहाँ जो आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए नेक्स्ट है कथा इकारांत, क्या बोला, इकारांत संज्ञक बहुवचन बनवेले जोड़ल जाहे, यानी जहाँ भी इकारांत शब्द रहे हैं वहाँ संज्ञा के बहुवचन बनवेले क्या जोड़ा जाता है ना। जैसे अगर हम कह दे कि जैसे हमने ले लिया पटरू, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, सॉरी पटरू नहीं, हमने ले लिया यहाँ पे छगरी, है ना, क्या है, छगरी ले लिए। तो बताइए इकारांत है कि यहाँ पे नहीं, ये देखिए हर सही दीर्घई इकारांत है यहाँ पे। तो कहता ये जो छगरी है संज्ञा जिसमें इकारांत है उसको अगर बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा, क्या वो वैन होगा, क्या वो ऐन होगा, क्या इन होगा या ऊन होगा। तो ध्यान रखेंगे अगर छगरी में हम लोग ऐन जोड़ते हैं, है ना, ऐन प्रत्यय, तो हो जाता है छगरियन, क्या हो जाता है, छगरियन। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जहां भी इकारांत की बात आएगा, है ना, जहां भी इकारांत की बात आएगा वहां कौन प्रत्यय जोड़ा जाएगा, तो वहां पर ऐन प्रत्यय जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर जहां उकारांत बोल दे, क्या बोल दे, उकारांत, जैसे अगर बोल दिया पटरू, है ना, तब पटरू यहाँ उकारांत है, तो अगर पटरू बोल दे तो यहाँ हो जाएगा पटरू प्लस वैन, है ना, तो हो जाएगा पटरुवैन, क्या हो जाएगा, पटरुवैन। तो ये ध्यान रखेंगे, ये अगर उकारांत के रहे सब तब आपका वैन प्रत्यय जोड़ते हैं, और अगर इकारांत रहे तो ऐन प्रत्यय जोड़ते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे यहाँ जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना, इकारांत था। नेक्स्ट है हेठे देल संज्ञा गुलाग बहुवचन बनवेले सही प्रत्यय के मेल करा, है ना। अब देखिए यहाँ भी क्या बोला, हेठे देल संज्ञा गुलाग, क्या बनाने के लिए, कहता बहुवचन बनवेले सही प्रत्यय के मेल करा। अब बताइए क्या हार में ऐन होगा कि वैन होगा, नहीं, तो हार वैन कि हरयैन बोलते हैं, तो हो जाएगा हार जोड़ वैन, हनी हार वैन। बोल देंगे घोड़ा जोन वैन, तो हो जाएगा घोड़वैन, हो जाएगा गरु जोड़ वैन, तो हो जाएगा गरुवैन। और अगर मछली दे दिया तो ये आपका हो गया इकारांत, तो इकारांत में तो ऐन होता है, तो अगर आप मछली में ऐन जोड़ेंगे तो हो जाएगा मछरियन, क्या हो जाएगा,
है ना, मछरी एन, ठीक है। ये तो ध्यान रखिएगा, मछली में एन होगा, बाकी इन सभी में वैन होगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे, हरवैन, घोड़वैन, गरवैन और मछरियैन। तो क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड का बी 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 और लास्ट का हो जाएगा ए, यानी यहां पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए, कहता है हमें तोरा खोरठा पढ़वल हलियो, हमें तोरा खोरठा पढ़वल हलियो, है ना। ई वाई के कौन कारक, कर्म कार के कौन चिन्हाक पर जोग भेल है, बताइए। कहता है हमें तोरा खोरठा पढ़वल हलिया, यानी हम ही आपको खोरठा पढ़ाए थे, है ना। तो हमें मैंने हम ही आपको, यहां तोरा का मतलब क्या है, तो यहां तोरा का मतलब है दोस्तों आपको। और ये जो को आता है वह को जो है वह कौन कारक का कारकीय चिन्ह है, तो कर्ता ने कर्म को, है ना। तानी ये कर्म कारक है और यहां कर्म कारक ही पूछा जा रहा है। तो ध्यान देंगे, अगर कर्म कारक के बारे में बात किया जाए तो कर्ता ने कर्म को, तो ध्यान देंगे अगर कर्म में हिंदी विभक्ति चिन्ह बोलेंगे तब तो यहां को होता है। ये मेरा जो है कर्म कारक का हिंदी में विभक्ति चिन्ह होता है। लेकिन अगर हम खोरठा में बात करेंगे तो खोरठा में कर्म कारक का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह आपका के होता है या रा भी होता है दोस्तों, है ना। के ऑब्लिक क्या होता है, रा, और वही रा यहां पर दिया हुआ है आपका। देखिए तोरात यहां से भी पकड़ सकते हैं, या फिर हमें तोरा खोरठा पढ़वल हलिया, यानी मैं ही आपको खोरठा पढ़ाया था ना, तो आपको तो यहां से भी कर्म कारक पकड़ में आ रहा है। तो यहां जो आपका आंसर हो जाएगा, और रा तो यहां स्पष्ट दिया है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा वह होगा बी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट कहता है गाछे सुगा बैसल या बैठल है, तो कहां सुगा बैठल है, गाछे, तो इसका हिंदी क्या होगा कि गाछे सुगा बैसल या बैठल है, मतलब पेड़ में सुगा बैठा हुआ है। कहां पर, तो गाछे मतलब कहां, पेड़ में, है ना। कहां पर, पेड़ में। तो बताइए में, तो में जो विभक्ति चिन्ह है या कारकीय चिन्ह है, सबसे पहले मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, वह है आपका कारकीय चिन्ह, है ना। कारकीय चिन्ह, या इसी को हम लोग बोलते हैं विभक्ति चिन्ह, है ना। क्या बोलते हैं, विभक्ति चिन्ह। ये जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं सभी। तो ध्यान देंगे, जब आप कारक पढ़ेंगे तो कारक में ये आपका आ जाएगा कि अगर कोई भी एक वाक्य दिया हुआ है और उस वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम के मांझे नाता गोतर देखावे खातिर जे चिन्ह का प्रयोग करल जाए ओकरे खोरठा भाषा कारकीय चिन्ह बा विभक्ति चिन्ह कहल जाए दोस्तों। क्या बोले कि कोई भी एक वाक्य है, अब उस वाक्य में संज्ञा भी होता है, सर्वनाम भी होता है, तो वो संज्ञा और सर्वनाम के बीच, है ना, जो संबंध दिखाने के लिए, संज्ञा और सर्वनाम के बीच संबंध दिखाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसी को खोरठा भाषा में कारकीय चिन्ह बा विभक्ति चिन्ह कहा जाता है ना। ध्यान रखेंगे, जैसे आप कहते हैं राम ने, है ना, राम ने रावण को, है ना, रावण को मारा, तो ध्यान रखेंगे राम ने रावण को मारा। अब अगर इसी में यहां पर रावण को यहां पे लिखे मारा, है ना, तो ध्यान दे यहां पे राम ने रावण को मारा, तो यहां पे ये जो ने लगा हुआ है, यहां पे जो को लगा हुआ, ये क्या है, यही तो विभक्ति चिन्ह है। अगर हम यहां खोरठा में इसको लिख दे, राम, खोरठा में क्या लिखेंगे, राम रावण के मारले, है ना, राम रावण के मारले। अगर ये राम ने, इसका मतलब क्या हुआ, राम रावण के मारले, यानी राम ने रावण को मारा। तो ध्यान देंगे, आप बोलेंगे ने यहां नहीं आया, तो आपने पढ़ा होगा कि कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह हिंदी में तो ने होता है, लेकिन खोरठा में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयोग नहीं होता है।
लेकिन कहीं कहीं ए के रूप में होता है। तो यहां पर ने का प्रयोग नहीं हुआ है, इसीलिए डायरेक्ट राम रावण के मार ले। और ये जो को था वो कर्म कारक था, कर्म कारक के बदले में को के बदले में के प्रयोग होता है, इसीलिए यहां के लिखा गया है। तो राम रावण के मार ले, मतलब यहां कर्ता कारक का ने नहीं लगा है दोस्तों। कर्ता कारक का ने चिन्ह जो है वह खोरठा में प्रयोग नहीं होता है और को के बदले में के होता है। तो ये जो के है ना, यही आपका क्या है, ये आपका कारकीय चिन्ह है। क्या है? तो ये आपका कारकीय चिन्ह है, ध्यान रखेंगे आप तो समझ गए होंगे कारकीय चिन्ह किसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ गाछे सुगा बैसल या बैठल है, गाछे मने गाछ में यानी पेड़ में, और में ये में जो कारकीय चिन्ह है वह कौन कारक में आता है? आपको पता है कि कारक का 8 भेद है। कितना है? 8 भेद है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे यहो अजी, है ना, यही ना 8 भेद होता है। तो ये अधिकरण में न आता है, ये में, ये और पर। तो बताइए यहाँ पे गाछे यानी गाछ में यानी पेड़ में, तो बताइए में किस में आ रहा है? वो आ रहा है दोस्तों अधिकरण कारक में, इसलिए सही आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक। नेक्स्ट कहता है एकर में संबंध कारक, है ना, कौन सा? संबंध कारक चिन्ह नाय लागे। कौन जो है वह संबंध कारक का कारकीय चिन्ह नहीं है। क्या संबंध कारक का क कर है, एकर र है, को है, न है। ध्यान रखेंगे दोस्तों संबंध, तो ध्यान रखेंगे संबंध कारक की अगर बात किया जाए तो इसका हिंदी में जो कारकीय चिन्ह है वह होता है का, के, की। लेकिन अगर खोरठा में बात करें तो खोरठा में क्या होता है? तो होता है क भी होता है, कर भी होता है, एक भी होता है। ये क कर एक सारा होता है दोस्तों, आपका र भी हो जाता है और कहीं कहीं न भी होता है। और ये तो जनरल है क कर एक र, है ना, इसलिए ध्यान रखेंगे। और ये जो को है ये तो आपका कर्म कारक है। कौन सा कारक का विभक्ति है? ये आपका कर्म कारक का है। पूछा क्या गया है? संबंध कारक। तो संबंध कारक का क कर एक र न सब होता है, यानी यहाँ जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कहता है समास ककरा कहल जाए। डेफिनेशन से है समास ककरा कहल जाए? दो साड़ा के मेल के, दो भाषा के मेल के, दो बेसी साड़ा मेल के, दो चाहे दो ले बेसी पदेग मेल के। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों दो या दो से अधिक पदों का जो मेल होता है, पद का ध्यान रखेंगे, किसका? पद का, उसी को हम लोग समास कहते हैं, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कहता है मरघट्टी, है ना, कौन समास के पटते रह के? किसके बारे में बोला? मरघट्टी। इसको आप तोड़िए, है ना, मरघट्टी किसको बोलते हैं? तो ध्यान देंगे मरघट्टी के बारे में आपने सब सुना होगा, है ना। तो मरे हुए व्यक्तियों के लिए जो घाट का निर्धारण किया जाता है उसी को हम लोग मरघट्टी अर्थात शमशान घाट कहते हैं। किसके लिए? तो मरे हुए आदमियों के लिए। क्या किसके लिए? मरे हुए आदमियों के लिए। तो ध्यान दें आपका यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? तो मरे हुए आदमियों के लिए निर्धारित घाट कोई हम लोग क्या बोलते हैं? शमशान घाट, है ना। तो ये शमशान घाट अर्थात, है ना, ध्यान रखेंगे। तो ये सूर्य आप शमशान घाट, तो बताइए क्या बोला? मरे हुए आदमियों के लिए। तो बताइए आप के लिए कौन कारक का विभक्ति चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो आंसर हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समासी पद, है ना। समासी पद आपन सामान्य अर्थ के छोड़ कोनो आन अर्थे रूढ़ हो जाए तो ओकरा कौन समास कहल जाए? क्या बोला?
समासी पद आपन सामान्य अर्थ छोड़ के कोनो आन अर्थ है, आन मने दूसरा, है ना, आन मने दूसरा अर्थ रूढ़ हो जाए ओकरा कहल जाता है दोस्तों बहुव्रीहि समास, है ना। जो अपना अर्थ छोड़ करके अन्य अर्थ की बात करे वो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास, है ना। चलिए नेक्स्ट है हमें काल कोलकाता जाएब, क्या बोला, हमें, है ना, हमें हो जाएगा, है ना, हमें काल कोलकाता जाएब, तो हमें काल कोलकाता जाएब, ये कौन काले गवायक लागे, तो हमें काल कोलकाता जाए मतलब क्या हुआ, हमें यानी मैं कल कलकत्ता जाऊंगा मतलब ये क्या है, फ्यूचर टेंस के बारे में बात कर रहा है दोस्तों। और कब की, तो ये प्रेजेंट आपका ये बात कर रहा है, तो ध्यान रखेंगे अगर फ्यूचर टेंस है तो ये हो जाएगा आपका ये भविष्यत काल यानी सामान्य भविष्यत काल, है ना। हमें काल कोलकाता जाए यानी मैं कल कलकत्ता जाऊंगा, है ना, ध्यान रखेंगे सामान्य भविष्य। नेक्स्ट कहता है भूतकाल के कई गो भेद, है ना, तो भूतकाल के 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, है ना, तो ध्यान रखेंगे आंसर कै भेद होता है भूतकाल का, वह 6 गो, है ना। ऐसे 6 जनरली आपका जो है ऐसे आप लिख सकते हैं या फिर आपका 6 भी होता है ना, ध्यान रखें 6 या 6, तो ध्यान रखेंगे कै गो भेद, तो वो हो जाता है दोस्तों 6 गो भेद। और 6 में कौन कौन अगर जानना चाहें किसके बारे में बात कर रहा है, तो वह आपका भूतकाल के बारे में, और भूतकाल के कितना भेद, 6 भेद। एक आपका होता है वह होता है सामान्य भूतकाल, है ना, सेकेंड जो होता है वह आपका होता है टटका भूतकाल, एक होता है वह आपका यद्धपूर्वा भूतकाल, और एक जो होता है वह होता है पूरा भूतकाल, और एक जो होता है वह होता है ढेसाहा, है ना, आपका ढेसाहा भूतकाल, है ना। ये क्या होता है आपका ढेसाहा भूतकाल, है ना। तो देखिए आपका कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हुआ। और एक आप बता दीजिए दोस्तों कमेंट करके कि एक छठा और कौन होता है, तो एक जो होता है उसका नाम है सकाहा भूतकाल, है ना। कौन सा भूतकाल, सकाहा भूतकाल। तो ध्यान रखेंगे भूतकाल की अगर बात करें तो ये 6 भेद होता है, तो ध्यान रखेंगे सामान्य, है ना, अच्छा यहाँ पे 9 हो जाएगा, है ना, ल हो गया है, ये हो जाएगा सामान्य भूतकाल, टटका भूतकाल, अधपूर्वा, पूरा, ढेसाहा, है ना, और सकाहा भूतकाल, है ना, ध्यान रखेंगे ये आपका सकाहा है, सकाहा भूतकाल। नेक्स्ट है ऐसन शब्द, है ना, ऐसन शब्द जेकर से कोई व्यक्ति वसूत कर छोट हिंता होवे अर्थ फुरछाए ओकरा की कहल जाए। ये फिर डिफिनेशन से क्वेश्चन दोस्तों, क्या बोला, ऐसन शब्द जेकर से कोई व्यक्ति वसूत कर छोट हिंता यानी छोट होने का बात कर रहा है, का अगर होवे अर्थ फुरछाए माने फुरछाना मतलब स्पष्ट होना, तो ओकरा की कहल जाए। तो अगर जिस शब्द से किसी का छोट होने का बोध हो तो उस शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या वो विपरीतार्थक कहते हैं, क्या उनार्थक कहते हैं, क्या जोगरूढ़ कहते हैं, क्या रूढ़ कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, विपरीतार्थक तो हो गया किसी शब्द का उल्टा, नहीं, और उनार्थक का मतलब ही यही है कि अगर कोई वो ऐसा शब्द है आपका व्यक्ति वस्तुत कर छोट होवे की बात करे तो वो हो जाता है उनार्थक शब्द। क्या हो जाता है, उनार्थक शब्द। और अगर रूढ़ और जोगरूढ़, और अभी हम लोग देखे थे कि B.N. होदार जी संज्ञक 3 भेद बतवल है, ओकर में एक है रूढ़, सेकेंड आपका यौगिक और थर्ड आपका जोगरूढ़। तो ये थर्ड आपका दिया है, ये आपका जो है थर्ड दिया है, ये आपका फर्स्ट दिया था, और सेकेंड जो होता था वह कौन था आपका यौगिक, है ना, यौगिक। अगर इसके बारे में थोड़ा 1 मिनट हम लोग बात कर ले, रूढ़ शब्द केकरा कहल जाए, तो जेकर नाम धरते मोटा मोटी अर्थ फैरिच भेजा है ओकरा खोरठा भाषाएं रूढ़ शब्द कहल जाए। समझ गए दोस्तों, जैसे हम लोग बोलते हैं और गांव में सुने होंगे आप कि मायर के बीसीए फायर देबो, है ना, मायर के बीसीए फायर देबो। तो यहाँ बीसी का मतलब क्या है, तो ये जो बीसी का मतलब है वह है दोस्तों आपका रीढ़ का हड्डी, है ना, क्या है, तो ये आपका रीढ़ का हड्डी। तो जैसे बीसी का नाम लेते हैं तुरंत मेरे दिमाग में रीढ़ का हड्डी की बात आता है।
तो कहा जाता है कि खोरठा भाषा वैसन शब्द जेकर नाम धरते मोटा मोटी अर्थ फरिच भेजा है ना। और यदि एकर संधि विच्छेद करल जाए, संधि विच्छेद करेंगे तो बी और सी होगा। यदि एकर संधि विच्छेद करल जाए और कोनो अर्थ ना मिले तो ध्यान रखे ओकरा कहल जाए रूढ़ शब्द, है ना। तो ध्यान देंगे, समझ गए होंगे कि एक आपका शब्द का नाम लेते अर्थ फरिच हो जाना चाहिए और संधि विच्छेद करने के बाद उसका कोई अर्थ नहीं निकलना चाहिए, उसी को बोलते हम लोग रूढ़ शब्द दोस्तों। तो रूढ़ तो आप समझ गए होंगे। और जोगरूढ़ में क्या है, एक था आपका यौगिक, एक था जोगरूढ़, यहां है जोगरूढ़। तो ध्यान रखिए ये भी आप समझ ही लें, यौगिक किसको बोलते। तो यौगिक क्या होता है कि आपका दो सार्थक शब्द के मेल से बनल शब्द, है ना। क्या हम बोल रहे हैं कि दो जो है वह दो सार्थक शब्द, तो सार्थक है ना, कितना, तो दो सार्थक शब्द के मेल बा जोग से जो बना हुआ शब्द होता है उसी को बोलते हैं यौगिक शब्द। कितना सार्थक शब्द, दो। और यदि उस शब्द के संधि विच्छेद करल जाए तो दोनों के भिनु भिनु अर्थ निकले है, ओकरा कहल जाए यौगिक शब्द। जैसे यहां पर था बीसी, है ना, यहां पर अगर बोल देते, यहां जैसे यहां अगर बारी बोलते तो बारी भी आपका रूढ़ शब्द हो जाता, क्योंकि बारी का संधि विच्छेद करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन अगर यही यहां पर बोल दे घर बारी, तो आपका घर बारी जो है वह आपका घर बारी कहने का मतलब क्या हुआ कि घर जोड़ बारी। तो एक सार्थक शब्द हो गया घर और एक शब्द हो गया बारी, इन दोनों से मिलकर हो गया घर बारी। और ये घर बारी दोस्तों है आपका यौगिक शब्द, क्योंकि दो सार्थक के शब्द के मेल से बन रहा है। और अगर इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं तो दोनों का भिनु भिनु अर्थ भी स्पष्ट हो रहा है, यानी अर्थ भी फुरछा रहा है। तो इसका मतलब जो है समझ गए होंगे यौगिक किसको कहते हैं। तो दो सार्थक शब्द के मेल बा जोग से बनल शब्द के आपका यौगिक शब्द कहल जाए। साथ ही साथ अगर यदि ओकर संधि विच्छेद करल जाए तो दोनों भिनु भिनु शब्द के भिनु भिनु अर्थ निकले है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर बोल देने जोगरूढ़, है ना, जोगरूढ़ का अगर कहा जाए तो ध्यान रखेंगे, सॉरी दोस्तों यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, जो मैंने बात करा था, हाँ यहाँ पर जो था थोड़ा एक बार ध्यान देंगे। यहाँ यौगिक में क्या बोले कि दो सार्थक शब्द के जो मेल से बनता हो और दोनों का जो सार्थक जो अलग अलग अर्थ निकलता हो वही ना यौगिक बोले। लेकिन यहाँ जोगरूढ़ में अगर बोले तो यहाँ भी दो सार्थक शब्द, है ना, ये भी दो सार्थक शब्द के मेल बा जोग से बनल है, बनो है कौन, जोगरूढ़। लेकिन ये यौगिक और जोगरूढ़ में अंतर की है, तो वो भी दुख सार्थक शब्द से बनल है, ये भी दुख सार्थक शब्द से बनल है। मगर अंतर ये है कि यदि अगर आपका संधि विच्छेद करल जाए तो दोनों शब्द के अलग अलग अर्थ निकले हैं। लेकिन यहाँ अगर वो शब्द के संधि विच्छेद करल जाए तो दोनों के आपका दोनों से एक अलग अर्थ निकले हैं, है ना, दोनों शब्द से एक अलग अर्थ निकले हैं, ओकरा कहल जाए आपका जोगरूढ़, है ना। तो रूढ़, यौगिक और जोगरूढ़, है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज, जैसे अगर बात करते पैन सोखा, है ना, पैन सोखा, तो ये जो है वह आपका पैन जोड़ सोखा, तो ये हो गया आपका पैन सोखा। और देखिए अगर इसको आप करते हैं तो आपका पैन जोड़ सोखा, और इससे एक अलग अर्थ निकल जाता है। पैन सोखा का मतलब वह होता है आपका इंद्रधनुष, है ना, क्या होता है, वह हो जाता है आपका इंद्रधनुष। ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो ये चीज थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर हो जाता है इंद्रधनुष, तो ये दोनों से अलग अर्थ दिया ये, इसलिए ये हो गया आपका जोगरूढ़, है ना। चलिए समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके बाद है, इसके बाद है जो वाक्य से क्रिया ना होवे की जानकारी मिले है कहल जाहे, है ना। क्या बोला, जे वाक्य से क्रिया ना होवे के, क्रिया अगर नहीं होना मतलब वो निषेध हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ कौन सा वाक्य हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बैसला, है ना, बैसला कर उनार्थक शब्द लागे।
अब उनार्थक शब्द अभी आप लोग समझ गए थे, है ना, जे छोड़ दिखाने की बात करता है। तो बताए बैसला आपने सुना होगा, जो बड़ी लोग जो हैं, जो काट छीलने का काम करते हैं, वो बैसला से, अभी ना बहुत सामान आ गया है, लेकिन वो लोग बैसला से छीलते हैं। तो वो बैसला का जो छोटा रूप है वह कौन है? तो वह आपका बैसली हो जाएगा, है ना। सुपोरी बेस बैसलू होगा नहीं, यानी आपका बैसला का छोट रूप बैसली हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है जुड़ाइल के विपरीतार्थक शब्द छाटा, है ना। क्या कर? जुड़ाइल, जुड़ाइल मने की होए? तो जुड़ाइल मने होता है, वह होता है ठंडा। क्या होता है? तो ये आपका ठंडा होता है, लेकिन जुड़ाइल मने ठंडा, विपरीतार्थक बोला तो ठंडा का विपरीत हो जाएगा धीपल, धीपल का मतलब हो जाएगा गरम, नहीं तो ठंडा का गरम, यानी जुड़ाइल का धीपल, यानी यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है हिमायतगर के विपरीतार्थक छाटा। हिम्मतगर बोलता है ना, ओकर बड़ी हिम्मत है, नहीं है ना, कोई भी काम कर लेता है। और एक होता है डरपोकना, जो डरते रहता है, नहीं। तो ध्यान देखें, हिम्मतगर का विपरीत अर्थ उल्टा हो जाएगा, वह हो जाएगा दोस्तों डरपोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौन शब्द कर लिंग वचन कारक के मुताबिक रूप, है ना, यहाँ रूप हो जाएगा, रूप ना हवे वो कहा है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, वो जो कहलाता है, ध्यान रखें, जौन शब्द कर यानी आपका लिंग वचन कारक के मुताबिक रूप ना होवे है वो कहा है अव्यय। और इसी को हम लोग बोलते हैं, यह अव्यय को यह विकारी शब्द, है ना, यह विकारी शब्द। और ये जो अव्यय है वह अव्यय के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अव्यय के कितने भेद हैं? तो 4 भेद हैं। और ये अव्यय जो है कैसा शब्द है वह ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह विकारी शब्द है। यह विकारी शब्द का मतलब क्या हुआ? जिसका लिंग वचन कारक के मुताबिक रूप ना हुए, मैंने एकर कोई प्रभाव नहीं पड़े, ना तो संज्ञा लिंग वचन कारक किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़े है, ओकरा की कहल जाए? यह विकारी शब्द। और वो यह विकारी शब्द कौन है? वह है अव्यय। नेक्स्ट कहता है गाछ ले पत्ते गिरले, है ना, ई वाय के कौन कार के विभक्ति लागल है? गाछ ले पत्ते गिरा, मतलब गाछ से के बदले में यहाँ क्या लगा हुआ है? ले। और आप जानते हैं यहाँ पे देखेंगे करण कारक में, है ना, तो आपका करण कारक में भी आपका से विभक्ति, और एक आपका आपादान कारक में, है ना, ये आपका आपादान कारक में भी विभक्ति चिन्ह से होता है दोस्तों। लेकिन ये समझना है कि आखिर आपादान कारक में विभक्ति चिन्ह कब लगाते हैं से? तो जब अलगाव की बात करें, जब बिछड़ाव की बात करें, तो अलगाव, यहाँ 3 शब्द ध्यान रखेंगे कोर्ठा में, एक अलगाव, एक बिलगाव और एक बिछड़ाव, है ना। तो अलगाव बिछड़ाव या ये आपका ध्यान रखेंगे, या तो अलगाव या आपका बिलगाव या आपका बिछड़ाव की जहां बात होगा वहां आपादान कारक से का प्रयोग होता है, और से के जगह ले का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहां बोला गाछ ले पत्ते गिरले, यानी गाछ से पत्ता जो है वो अलग हुआ, अलगाव की बात अलग हुआ। तो ध्यान रखेंगे यहां जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? आपादान कारक दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट जो है वह है खोरठा भाषाएं, है ना। खोरठा भाषाएं मूल स्वर, कौन स्वर? मूल स्वर कई गो हवे है ना। यहां मूल स्वर की बात किया तो ध्यान देंगे मूल स्वर किसको बोलते? आप देखते हैं खोरठा में स्वर वर्ण के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो अगर स्वर वर्ण की बात करेंगे तो खोरठा में कितना है दोस्तों? तो वह है आपका 8, है ना। स्वर वर्ण 8 कौन कौन है? तो वह है अ, वह आ, ये आपका है सई, ये आपका दीर्घई, हर्षौ, दुर्गौ, नहीं, और एक है आपका ए और ये है आपका ओ, है ना। ये आपका ध्यान रखेंगे, ये आपका 2, 4, 6, 8, ये कौन हुआ? ये ध्यान रखेंगे खोरठा में स्वर वर्ण की संख्या जो है, ध्यान रखिए इसकी संख्या है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों संख्या, है ना। तो ये आपका स्वर वर्ण की जो संख्या है वह कितना है? तो वो आपका 8 है। और अगर इसी में से अगर आपको बोल दे कि अगर आपका हर्ष स्वर, कौन सा स्वर? अगर हर्ष स्वर की बात कर दे तो हर्ष स्वर जो है यहां पे ध्यान रखेंगे, थोड़ा मिस्टेक हुआ है दोस्तों, यहां स्वर वर्ण होगा, है ना, स्वर, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये आपका जो 3 बताए, ये आपका य,
और आपका ई और ये आपका ऊ, ये कौन स्वर है? ये हर्ष स्वर है। और हर्ष स्वर को ही हम लोग क्या जानते हैं, किस नाम से? तो इसको जाना जाता है मूल स्वर के नाम से। कौन सा स्वर? मूल स्वर। तो हर्ष स्वर को मूल स्वर कौन कौन हो गया? अ, ई, उ। और जो बच गया 5, यानी आपका बचा आ, बचा ई, बचा ऊ, है ना, ये ध्यान रखेंगे, बचा ए और बचा ओ। तो ये जो आपका बच गया 5, ये आपका कौन स्वर है? तो ये है आपका दीर्घ स्वर। कौन स्वर है? और दीर्घ स्वर को ही जोड़ल स्वर के नाम से जाना जाता है। ये भी नाम आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। हर्ष स्वर को मूल स्वर के नाम से जाना जाता है और दीर्घ स्वर को जोड़ल स्वर के नाम से जाना। अब ये जोड़ल का मतलब क्या है? तो ध्यान रखेंगे, जो मेरा ये आ बना है, ये आ, या, जोड़ या, इक्वल टू या, है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं जोड़ल स्वर। और ई मतलब ई, जोड़ ई मने ई, ये ऊ जोड़ ऊ, और ये ए, या जोड़ ई मतलब हुआ ए, और या जोड़ ऊ मतलब हुआ ओ, है ना। तो देखिए सब एक दो आपका अक्षर मिलकर बना है ना, इसीलिए इसको बोला गया जोड़ल स्वर या इसको बोले दीर्घ स्वर, है ना। तो ध्यान रखेंगे, स्वर वर्ण की संख्या अगर बोला जाए तब तो वो 8 हो जाएगा। हर स्वर की बात किया जाए तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। अगर आपका दीर्घ स्वर की बात किया जाए 1 2 3 4 5 हो जाएगा, है ना। और अगर कौन हर स्वर है कौन नहीं है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। कौन दीर्घ स्वर है नहीं है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। चलिए तो यहां क्या पूछा गया है? मूल स्वर, यानी मूल स्वर कहे तो हर स्वर कितने हैं? तो क्या हो जाएगा? आंसर 3 हो जाएगा। और 3 कौन होगा? तो होगा अ, ई और ऊ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा प्रत्यय के प्रयोग करल जाहे केकर प्रत्यय, तो कोनो शब्द के प्रत्यय आगे लगे हैं कि पेछू लगे हैं। तो ध्यान देंगे, आपका उपसर्ग जो है वह मूल शब्द का आगे लगता है, आगू लगा है। और अगर प्रत्यय की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? पेछू लगे, यानी मूल शब्द पाछू या पेछू, है ना। तो आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, कथा यड़ उपसर्ग से बनल शब्द हके केकर से? यड़ से, है ना। कहा जाता है कि खोरठा की आपन उपसर्ग लगे दोस्तों। ये जो अड़ है वह कहता है कि खोरठा, है ना, खोरठा का मतलब खोरठा के आपन उपसर्ग लागे, है ना, आपन उपसर्ग लागे। कौन? तो वो आपका यड़। कौन? यड़, ध्यान रखेंगे, है ना। तो यड़ से क्या है? अड़गाही, है ना, बनल शब्द के अड़बेरिया, अड़सुतिया सभी सही है। यानी यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, कहता मुंडा लोग, है ना, कौन लोग? मुंडा लोग खूब मेहनती हवोहत, ई वाई के क्रिया विशेषण शब्द लागे। कौन क्रिया विशेषण है? तो आप बताइए। अगर एक लाइन बोलते हैं हम लोग मुंडा लोग मेहनती हो है, तब तो ये विशेषण, लेकिन बोल दिया खूब मेहनती हो वो है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? खूब जो हो जाएगा, खूब मेहनती, ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण। मतलब जो क्रिया की विशेषता को बतलाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण, यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुधन केवाड़ खटखटाव है, यानी बुधर केवाड़ का मतलब समझ रहे हैं ना। यहाँ पर केवाड़ मतलब दरवाजा, है ना। तो केवाड़ खटखटाव है, यहाँ खटखटाव है, कौन रक में क्रिया लागे? या कर्मक क्रिया, परिणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया कि नामिक क्रिया? तो ध्यान रखेंगे, जे वाई के कर्ता के साथ कर्म रहे है, है ना, और कर्ता के फल कर्म पर पड़े है, ओकरा कहल जाए सकर्मक क्रिया। और अगर दूसर अर्थे देखल जाए तो जेकर से क्या का जवाब मिले है ओकरो कहल जाए सकर्मक क्रिया। कहा जाता है बुधन क्या खटखटावे है, तो यहाँ से जवाब मिल रहा है केवाड़ खटखटावे है। तो ये जो क्या का जवाब मिल रहा है तो वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। तो ध्यान रखेंगे, कर्ता के साथ अगर कर्म रहेगा तब भी आपका सकर्मक होगा, लेकिन अगर क्या का जवाब मिले तब भी वो आपका, अगर प्रश्न का जवाब मिल जाए तब भी वो आपका सकर्मक क्रिया होगा दोस्तों। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन उल्टा अर्थक संगे मिलल है? कौन उल्टा अर्थक संगे मिलल है? तो उल्टा अर्थ में कौन जोड़ा सही है, यही कहने का मतलब है। क्या टोपरा का डायवर,
का सकत का डॉट, धीपल का तातल, चोक का द्रिधार ना, ये तो ऐसे गलत हो गया। धीपल का तातल ये भी गलत हो गया, क्योंकि तातल मतलब गरम, धीपल मतलब भी गरम। सकत और डॉट्स ना, ये उल्टा है ही नहीं आपका। तो जाएगा टोपरा का डाबर। टोपरा होता है छोटा खेत, है ना, और डाबर होता है बड़ा खेत। तो उल्टा ये हो गया छोटा खेत, ये हो गया बड़ा खेत को डाबर कहते हैं। तो ये सही जो उल्टा अर्थ है वह ये में है। नेक्स्ट कहता लागिन। क्या बोला? लागिन कैसन शब्द लागे? क्या वो आपका संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है? क्या वो विशेषण है? क्या वो कारक विभक्ति है? क्या वे उपसर्ग है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की। तो देखिए जो आप पढ़ रहे हैं ना कि संप्रदान कारक, कौन कारक? तो ये जो आप संप्रदान कारक बोलते हैं, तो संप्रदान कारक के जो हिंदी विभक्ति चिन्ह है वह होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। लेकिन ये हिंदी, लेकिन अगर यही खोरठा में बोले कि खोरठा विभक्ति चिन्ह आपका क्या होगा संप्रदाय कारक का, तो होता है ले, कि होता है लाय, होता है लागिन, होता है खातिर। ये सारा विभक्ति चिन्ह है कौन सा कारक का? संप्रदान कारक का। और वही बोला है कि लागिन क्या है? तो वह आपका कारक विभक्ति है। और कौन कारक का है? तो वो संप्रदान कारक का है दोस्तों। चलिए आज आपका यही 40 प्रश्न समाप्त होता है। सबसे पहले आप जरूर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा, क्योंकि आज जो है वह खोरठा का आपका प्रथम प्रैक्टिस सेट था। आप जैसा बताएंगे उसी के अनुसार मैं अगला सेट लेकर के आऊंगा। क्या अभी वर्तमान तुरंत इसके बाद जो सेट है वह खोरठा का, क्या व्याकरण का ही एक सेट और लेकर के आए? जो भी है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबों को जय हिंद।